हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग। 2 सेट कम्प्लीटली कर चुके हैं। एक अंतिम जो है मॉडल सेट 3, उसको आज जो है हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर से। और सेट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है डायपोल मोमेंट का यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा। इसके पहले तो जानना होगा डायपोल मोमेंट क्या है। बड़ा सा कंसेप्ट है, खैर उतना हम लोग भी मतलब नहीं रखेंगे। थोड़ा सा इस टर्म को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड में भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसे कि HCl की बात करें। अब इस HCl के बारे में हम लोग क्या जान रहे हैं कि इसमें क्लोरीन जो है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के तुलना में, तो उस हिसाब से क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यह बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इस क्लोरीन पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। अंतर केवल साइन का है कि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब चार्ज का नेचर अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसलिए डेल माइनस यहाँ है तो यहाँ भी डेल प्लस ही है, माइनस प्लस का अंतर है, बाकी तो वैल्यू सेम होना है। तो जब ऐसे बॉन्ड पेयर डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट के चलते एटम पे चार्ज डेवलप करता है। अब यह एक बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का भाई कोई ना कोई लंबाई भी होगा, बॉन्ड लेंथ, मतलब ये दोनों चार्ज के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा जो बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। तो इस बॉन्ड पेयर का डिस्प्लेसमेंट के चलते जो चार्ज डेवलप किया, मतलब डेल, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब बॉन्ड का लंबाई इंटू एल, इसका प्रोडक्ट गुणनफल कहलाता है डायपोल मोमेंट, जिसको कि म्यू से दिखाया जाता है। दिस म्यू इज डायपोल मोमेंट। समझ गए? तो डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट है गुणनफल किसका? तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड एंड्स, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो यह फॉर्मूला होता है डायपोल मोमेंट का। देखो अब यहाँ यह जो डेल का वैल्यू है, तो डेल का मतलब हम लोग केवल इतना जानेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम, या फिर ESU में बात करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU से कम। इस डेल का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू होगा चार्ज का वह इससे कम। अब भाई इससे कितना कम होगा यह बतला पाना संभव नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट पे इफेक्ट करेगा कि कितना वह डिस्प्लेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ जो है डेल का वैल्यू इससे कम नहीं बल्कि कंप्लीट यही वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि कम में कितना कम होगा ये बतला पाना तो हम लोग के बस की बात है नहीं, एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा वह। तो यह जो डेल है वो चार्ज है, तो चार्ज आप या तो ESU में लिखोगे या कूलम में लिखोगे तो ऑर्डर इतना हो जाएगा, ESU में लिखोगे तो ऑर्डर इतना, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻10 होगा ही। यह वैल्यू थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। तो डेल मान लें कि 10⁻⁻18 ESU के ऑर्डर का है, तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वह एंगस्ट्रॉम में, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से यहाँ -10 होगा, तो उस हिसाब से 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अभी 10⁻⁻18 तो ऑर्डर बता रहा है कि यह जो ESU सेंटीमीटर होगा या इस ऑर्डर का होगा। यहाँ यूनिट पूछा है तो यूनिट केवल इतना ही को लेना है, ESU और सेंटीमीटर को। चूँकि डायपोल मोमेंट चार्ज और लेंथ का गुणनफल है, प्रोडक्ट है, तो चार्ज का यूनिट इनटू डिस्टेंस का यूनिट, लेंथ का यूनिट जो होगा, इसी को SI में लिखोगे तो SI में चार्ज को हम लोग लिखते हैं कूलम, और सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस ही आ जाएगा मीटर में, तो कूलम मीटर। या इसी को हम लोग लिखते हैं DBI, साइंटिस्ट का नाम है कैपिटल D सिंबल, या डेबी भी पढ़ता है बहुत लोग। तो ये 3 यूनिट हो गया डायपोल मोमेंट का, ESU सेंटीमीटर, कूलम मीटर, DBI। जो 1 DBI है वह बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर का, इसके बराबर होता है।
ठीक। तो यहाँ हम लोग को इससे मतलब नहीं है, बस एग्जाम में आएगा कि यूनिट क्या है डायपोल मोमेंट का, तीनों में से कुछ भी लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एसआई सीजीएस क्या लिखना है, तो तीनों में से कुछ भी, आइदर एसयू सेंटीमीटर लिख दो या कूलाम मीटर लिख दो। ज़रा ध्यान दोगे, कूलाम मीटर में जो है ना, कूलाम का सिंबल कैपिटल सी होता है, मीटर का स्मॉल एम। यदि आप ऐसे लिखोगे तो इज नॉट कूलाम मीटर, या स्मॉल सी या स्मॉल एम इज द सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए एकदम खास ख्याल रखना है इस सब बात का। कूलाम मीटर मतलब कैपिटल सी और स्मॉल एम, ऐसे लिख दोगे दिस वन इज सेंटीमीटर नॉट कूलाम मीटर, तो ध्यान रखोगे। तो पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ऑक्सीजन गैस का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो कोई भी प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो या प्योर गैस हो, उसका जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वह 0 होता है, हमेशा याद रखोगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, तो ये 0। किसी भी प्योर लिक्विड, प्योर गैस और प्योर सॉलिड का जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी है फॉर्मेशन का 0 होता है, याद रखोगे। मतलब कि इस ऑक्सीजन गैस का बनने में कितना एनर्जी चेंज किया, कितना इंथैल्पी चेंज किया, वही कहलाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 0 के बराबर। थर्ड में डायरेक्ट है, डाइबोरेन का जो है फॉर्मूला पूछा है। तो बोरेन होता है BH3, बोरेन कहलाता है। डाइबोरेन है मतलब कि ऐसा 2 यूनिट होगा, तो इसी को हम लोग बढ़िया से लिखते हैं B2H6, दिस इज डाइबोरेन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है 298 केल्विन। इस केस में किसी सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो निकालना है कि POH का वैल्यू क्या होगा, ऐसा निकालना है। तो देखो इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, जब चैप्टर को आप पढ़ोगे तो डिटेल में जानोगे कि इस टेम्परेचर पे जो किसी भी सॉल्यूशन का pH और POH होता है उसका समेशन 14 के बराबर होता है। मतलब एक प्रकार से pH स्केल समझ लो ना, 0 से 14 तक जो वैल्यू होता है, तो उसमें जो एसिड और बेसिक कैरेक्टर होगा पूरा मिला करके 14 के बराबर आता है। pH या POH के टर्म में लिखेंगे तो याद रखोगे कि इस टेम्परेचर पे pH प्लस POH इक्वल टू इतना। इसका डेरिवेशन है, मैंने कैसे ही आया है उस चैप्टर में डिटेल में जानना है, तो अभी हम लोग को उतना मतलब नहीं है। अब pH 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से POH निकालोगे तो 14 माइनस pH, तो 14 माइनस 6 मतलब 8, तो POH आ गया 8, pH दिया हुआ था 6, दोनों जोड़ करके कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है। रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है, तो मार्क्स पे डिपेंड करता है। चूँकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना जो है हम लोग इसको क्लियरली नहीं करना है। रेडॉक्स रिएक्शन को आप डिफाइन करोगे तो कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, बड़ा सा डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए तो सिंपल सा कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एट द कॉस्ट ऑफ अदर सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड, कि वह केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और उसके चलते दूसरा कोई रिड्यूस हो रहा हो, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। या फिर उस प्रकार का केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो एक केमिकल स्पीसीज से दूसरे केमिकल स्पीसीज के बीच, तो वैसे रिएक्शन को भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो कि आप लिखते हो 2H2 प्लस O2 से 2H2O, ऐसा लिखते हो, तो इसको कई तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका कि यहाँ हाइड्रोजन है जबकि यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन किसी में कंबाइन करे तो इसका मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन।
अच्छा, यहाँ ऑक्सीजन अकेले है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, और यदि हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन करे तो रिडक्शन, और यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों होना है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, कोई एक होने से वह रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा, इस बात का खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो है IUPAC नाम लिखना है। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है CH3CH CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा। सिंपल सा कंपाउंड है, यहाँ से नंबरिंग कर दो डबल बॉन्ड के पास से 1 2 3 4 5, तो 4 पे ब्रांच हो गया, 4 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंट, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, ऐसा। बताया कि नॉमेनक्लेचर एग्जाम में आएगा भी तो अल्केन अल्किन अल्काइन, क्योंकि यही तीनों पोर्शन में अभी हम लोग का है, तो यही तीनों में से कोई एक आना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि जो बोरोन और एल्यूमिनियम है, ये दोनों में से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका अधिक होगा। बस इतना ही पूछा है, क्यों होगा काहे, ऐसा कोई बात नहीं, बस किसका होगा इतना सवाल। तो जानते हैं हम लोग कि बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, और दोनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी केवल डिपेंड करने वाला है अब साइज पर। अब साइज फिर जिस पे डिपेंड करे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ सेल, डजेंट मैटर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, और साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। अब बोरोन एल्यूमिनियम में डाउन दी ग्रुप आने से तो साइज इंक्रीज करता है, तो एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा, और यदि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होगा तो उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो हम लोग को ज़्यादा पूछ रहा है तो ज़्यादा फिर बोरोन का हो जाएगा, क्योंकि साइज उसका क्या है, छोटा है। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट समझ रहे हो ना, कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा है, तो बोरोन का साइज इतना सा है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसी एक को निकालने के लिए एनर्जी देखना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब। तो यदि छोटा साइज का, इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा ना, इसका अट्रैक्टिव एनर्जी यहाँ ज़्यादा है, तो निकालने में भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और यहाँ न्यूक्लियस से दूर है तो इधर अट्रैक्ट कम होगा, तो आसानी से निकल जाएगा, कम एनर्जी लगेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम और इसका हो गया अधिक। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये 7 थे। इसमें से एक क्वेश्चन पीएच पीओएच का थोड़ा सा अलग हुआ, बाकी तो रिपीटेड है। एक डायपोल मोमेंट का यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना हम लोग को नोट्स लिखना है 2 टर्म पे। एक स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और दूसरा हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। यह तो कॉमन टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल बॉन्डिंग का। समझो है क्या दोनों। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि जब कोई कंपाउंड का एक मोल स्टैंडर्ड स्टेट में, सो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है, आप याद रखोगे टेम्परेचर और प्रेशर की। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा। टेम्परेचर को जनरली रूम टेम्परेचर लिया जाता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन भी लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन रहा तो 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड रहा तो 273 केल्विन। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो क्या बोले, किसी भी कंपाउंड का एक मोल जब उसके स्टैंडर्ड स्टेट में बनता है अपने एलिमेंट से, और ये एलिमेंट भी किस फॉर्म में होंगे, तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, तो इस दरमियान जो इंथैल्पी चेंज करेगा
मतलब जितना एनर्जी लूज या गेन होगा वही कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कि द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कि जब भी कोई कंपाउंड का 1 मोल उसके स्टैंडर्ड स्टेट में बने, उसके एलिमेंट से मिल करके, तो उस दरमियान जो एनर्जी चेंज करेगा वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो स्टैंडर्ड और स्टेबल स्टेट होता है वह ग्रेफाइट है। जब यह ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अब यह कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल जब कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा तो जो एनर्जी चेंज करेगा वही कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यह एनर्जी जो चेंज करता है बेसिकली, इसको आप जूल में समझोगे तो होता है -394 किलो जूल पर मोल और ऐसे 94 किलो कैलोरी पर मोल। ये कैलोरी में जूल में अलग अलग, बाकी मतलब वही है। माइनस लगा हुआ इसका मतलब कि इतना एनर्जी यहाँ रिलीज होगा। और वैसे भी किसी भी कंपाउंड का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव ही होता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि वह कंपाउंड आसानी से बन सकता है, वह कंपाउंड स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा कंपाउंड का फॉर्मेशन के दरमियान, तभी तो उस सिस्टम के पास कम से कम एनर्जी बचेगा। कम एनर्जी बचने का मतलब हुआ कि उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, अधिक होगा। तो डेफिनेशन नोट्स में लिखा हुआ है क्या, वो समझ गए कि किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जब उसके स्टैंडर्ड स्टेट में अपने एलिमेंट से मिल करके बने तो जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, जनरली रिलीज ही होगा, इंथैल्पी चेंज करेगा यहाँ माइनस में, तो वही कहलाएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और नेक्स्ट इसमें हेसलॉप कांस्टेंट हीट समेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बोला गया था इसके बारे में। क्या आएगा है क्या, सो देखो एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लो ए को बदलना है डी में, ठीक। ए को आप रिएक्टेंट मान लो, डी को प्रोडक्ट मान लो, ठीक है। कुछ वैसा करें जिसमें ए डायरेक्ट बदल जाए डी में। डायरेक्ट बदल गया ए डी में, तो डायरेक्ट बदल गया तो अब ये बदल रहा है डी में भाई, तो कोई ना कोई इंथैल्पी चेंज होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगा यदि कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मान लें यहाँ एनर्जी चेंज कर रहा है डेल्टा एच, और यह मान लो कि प्रोसेस नंबर 1 है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे हो कि यह ए बदले बी में, देन बी बदले सी में, और तब यह सी बदले डी में। मतलब यहाँ भी ए डी में ही बदल रहा है, लेकिन स्टेप चेंज कर गया, 1 2 3 स्टेप, यहाँ डायरेक्ट एक स्टेप लगा था। तो दिस इज प्रोसेस नंबर 2। अब यहाँ चूँकि 3 स्टेप है भाई, तो तीनों का इंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा। मतलब ए जब बी में बदलेगा तो यहाँ एनर्जी चेंज करेगा कुछ, बी फिर सी में बदलेगा तो यहाँ का एनर्जी चेंज कुछ और ही होगा, और सी जब डी में बदलेगा तो यहाँ का एनर्जी चेंज भी कुछ और ही होगा। मान लिए डेल्टा H1 H2 और H3 इंथैल्पी चेंज। तो इस प्रोसेस में मतलब यह जो काम हम लोग कर रहे हैं ए को डी में बदलने का तरीका, इसमें 2 अपनाए हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 डायरेक्ट एक स्टेप में हो गया है, ए डायरेक्ट बदल गया है डी में, और जो प्रोसेस 2 है इसमें 3 स्टेप्स लगे हैं। ए पहले बी में बदला है, बी सी में बदला है, एंड फाइनली सी किस में बदला है, डी में। अब हेस लॉ क्या बोलता है ना कि कोई प्रोसेस को तुम करो, वह प्रोसेस फिजिकल हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, माने कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है या सिंपली वह फिजिकल चेंज हो सकता है। तो कोई भी प्रोसेस को आप करो और वह एक स्टेप में ऐसा डायरेक्ट हो या फिर मोर देन 1 स्टेप लगे, उस प्रोसेस का जो इंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी चेंज होगा, वह हमेशा सेम होगा, वह नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब इस रिएक्शन के लिए या इस कॉम्बिनेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेस लॉ के अनुसार कि जो इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 1 है
वह बराबर होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 2 का। हेसलो यही बोलता है कि सेम काम आप कर रहे हो ना, ए को डी में बदल रहे हो, अंतर क्या हुआ, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ 3 स्टेप, फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट जाओ या 3 स्टेप में जाओ, जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम ही होना है। तो प्रोसेस 1 का एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा एच। प्रोसेस 2 में 3 एंथैल्पी चेंज है, तो तीनों का समेशन इसके बराबर होगा। मीन्स डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसलिए देख रहे हो इसका नाम में लगा हुआ है, हेस तो नाम है, कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब जो हीट समेशन होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा, वह नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अब जब इसको डिफाइन करोगे तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव, फिजिकल हो सकता है केमिकल भी हो सकता है। तो द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। कि कोई भी फिजिकल या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, वह हमेशा सेम होगा, चाहे वह एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो। सो इफ़ ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, its overall enthalpy change will be equal to the summation of enthalpy change in one step, each step। कि यदि कोई प्रोसेस एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है तो इसका जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होगा ना, वह प्रत्येक स्टेप के इंथैल्पी चेंज के समेशन के इक्वल होगा, बराबर होगा। मतलब ये डेल्टा एच बराबर हो गया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 का। दिस इज हेस लॉ। इसमें एग्जाम्पल भी है, नोट्स में देखोगे कि कार्बन को फिर से वही बदलना है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक तरीका है कि डायरेक्ट C प्लस O2 कर दो CO2, और दूसरा है कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलो देन कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलना है तो पहले हाफ O2, फिर यहाँ से बदला तो अगेन हाफ O2, बदल जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो इंथैल्पी चेंज करता है -394 किलो जूल पर मोल है, यहाँ का -110.5 है, यहाँ का -283.5 है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड में डायरेक्ट बदला तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन यही जब पहले कार्बन मोनोऑक्साइड देन कार्बन डाइऑक्साइड में बदला तो एनर्जी अलग अलग चेंज किया। लेकिन अलग अलग से क्या मतलब है, हम लोग को दोनों को जोड़ के देखना है। तो दोनों को जोड़ करके देखोगे तो यही आएगा -394। तो एक स्टेप में गया फिर भी इतना ही एनर्जी चेंज, 2 स्टेप में गया फिर भी ओवरऑल एनर्जी चेंज वही है, सेम है। समझ गए ना। तो है यही, बस इसको अपने लैंग्वेज में करके लिखोगे या नोट्स में जो बताया गया है उसको रटोगे। है बहुत इंपॉर्टेंट, हेस लॉ बहुत चांसेस है कि एग्जाम में आ ही जाए, तो ध्यान रखोगे इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है कार्बोनेट आयन के लिए। नाइन नंबर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला जानते हो CO3 और इसका मतलब समझते हो कि 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव है। अब 3 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि किसी भी 2 पे एकक माइनस। क्या करो ना, ऑक्सीजन को यहाँ नंबरिंग कर दो, इसको मान लो ऑक्सीजन नंबर 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। तो ये जो है देखो इसका 3 पॉसिबिलिटी है। अभी जो माइनस है वो ऑक्सीजन नंबर 2 और 3 पे है। ये हो सकता है कि -1 और 2 पे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि यही -1 और 3 पे हो। ऐसे करके 3 पॉसिबिलिटी है ना, कि कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन और 2 माइनस है। इसका मतलब कि या 2 नेगेटिव चार्ज किसी भी 3 में से 2 ऑक्सीजन पर हो सकता है। और ऐसा 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 3 पे है, यहाँ 1 2 पे है, यहाँ 1 और 3 पे है। तो ऐसे 3 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब कि तुम इस आयन के लिए एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, या एक सिंगल स्ट्रक्चर बना करके ही सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। 3 पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब कि ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें।
तो मान के चलो कि अभी स्ट्रक्चर बनाओगे तो हम लोग पीछे लेविस स्ट्रक्चर में देखें कि यदि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है एक तो वह सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कोई चार्ज नहीं है तो डबल, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन नंबर 1 बनाएगा डबल बॉन्ड, ये मान लो ऑक्सीजन 1 है, ये दोनों बनाएगा सिंगल बॉन्ड। ऐसा इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। नेगेटिव चार्ज है 3 लोन पेयर्स होंगे, कोई चार्ज नहीं है 2 होगा। तो बस अभी जो नेगेटिव चार्ज तुम ये दोनों पे देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम में इसको 1 और 2 पे ले आना है, उसके बाद 1 और 3 पे ले आना है। मतलब अभी जो तुम डबल बॉन्ड देख रहे हो 1 की तरफ है, डबल बॉन्ड एक बार 2 की तरफ लेके जाना है, एक बार 3 की तरफ लेके जाना है, बस इतना सा काम करोगे। तो मान लो नेगेटिव चार्ज अभी 2 और 3 पे है ना, अब की 1 और 2 पे लाएंगे तो 1 पे नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दोगे यहाँ। तो फिर कार्बन का जो अभी 4 बॉन्ड देख रहे हो ये घटेगा तो 3 ही बचेगा, तो 4 करने के लिए फिर इसके बॉन्ड को यहाँ कर दो, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ऐसा हो जाएगा O 3 लोन पेयर अब माइनस आ जाएगा इस पर कार्बन, फिर यहाँ तो पहले से है 3 लोन पेयर माइनस, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ऐसा। तो देखो 1 और 2 पे माइनस आ गया, अब 1 और 3 पे लेके आओ, तो 3 पर लाने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को वापस यहाँ करो और इस बार इसको यहाँ कर दो, तो ऐसा। अब यहाँ आ जाना है डबल बॉन्ड, बाकी यहाँ माइनस, यहाँ बचा कोई चार्ज नहीं, ऐसे। तो यही जो 3 स्ट्रक्चर्स बने कार्बोनेट आयन के लिए, और इन तीनों स्ट्रक्चर में यदि आप गौर करोगे तो एटम का पोजीशन फिक्स है, सब में कार्बन बीच में है, 3 ऑक्सीजन, जैसे यहाँ ट्राइगोनल प्लानर है वैसे ही यहाँ है, वैसे ही यहाँ है। अंतर हो रहा है तो केवल और केवल चार्ज में और साथ ही पाई इलेक्ट्रॉन में, डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो यदि एक सिंगल केमिकल स्पीसीज के लिए मोर देन 1 लेविस स्ट्रक्चर बने जिसमें एटम का पोजीशन फिक्स हो लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करे, चार्ज का पोजीशन चेंज करे, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और यह जो फेनोमेनन है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे में घूम रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, यही फेनोमेनन कहलाता है रेजोनेंस। मतलब बस ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन को केवल घुमाना है। मेनली तो यह ऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, वहाँ और भी काफ़ी डिटेल में जो है रेजोनेंस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अभी है तो बस इतना ही ध्यान रखोगे। कार्बोनेट आयन का दिया, हो सकता है एग्जाम में कोई दूसरा आयन आ जाए, तो कोई भी आयन आएगा तो ऐसे ही करोगे, जो भी आएगा ऐसा ही ऑक्सीजन वाला आएगा। तो जितना ऑक्सीजन है ऐसे कर देना, माइनस करके देखना ऐसे कि अलग अलग तरीके से माइनस कितने पे आ सकता है, और उसके अनुसार फिर यहाँ स्ट्रक्चर को बना देना उतने तरीके से। अब बात है कि सर ये 3 स्ट्रक्चर्स तो बने, तीनों स्ट्रक्चर में सही कौन हुए? तो तीनों में एग्जैक्ट पूरी तरह से सही कोई नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कोई सही होता तो फिर दूसरा क्यों बनता, नहीं बनता। तो 3 बन रहे हैं मतलब तीनों में कोई पूरा सही नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि तीनों को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? तो तीनों स्ट्रक्चर में जो चीज़ कॉमन है उसको लिखो। तो तीनों स्ट्रक्चर में इतना बात कॉमन है, कार्बन 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से। अब देखोगे तो पाई बॉन्ड अभी ऑक्सीजन 1 की तरफ है, इसमें आ गया 3 की तरफ, इसमें चला गया 2 की तरफ, तो एक ही पाई बॉन्ड है और वही चारों तरफ जो है इधर उधर हो रहा है। तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, और फिर पार्शियल डबल बॉन्ड इधर। अभी नेगेटिव चार्ज 2 3 पर है, 1 2 पे आ गया, 1 3 पे आ गया, मतलब 2 नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ, पार्शियल नेगेटिव यहाँ और पार्शियल नेगेटिव यहाँ। और ये जो बना सबको मिला करके दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मिलावट, ये तीनों स्ट्रक्चर का मिलावट है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी उसका 100% एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, यह उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, या फिर बोले कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। समझ गए? तो ऐसे कोई भी आयन का आ सकता है, और आएगा तो बस ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन का ही आएगा, ऑक्सो आयन का ध्यान रखोगे। जैसे मान लो एक और हम थोड़ा सा हिंट करते हैं कि SO4 डबल माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या बोले, 4 ऑक्सीजन है और -2 है, मैंने 2 पर, ये 1 कर दो, ये 2 कर दो, ये 3 कर दो, ये 4 कर दो।
अरे भाई तो 4 ऑक्सीजन है -2 ये, तो ये 2 माइनस तो किसी भी 2 पे हो सकता है, किसी भी 2 पे हो सकता है। तो किसी भी 2 पे कितना कितना तरीके से होगा। अभी तुम 3 और 4 पे दिए हो, नेक्स्ट टाइम इसको 2 और 3 पे दे दो, यहाँ और यहाँ। नेक्स्ट टाइम इसको 1 और 2 पे दे दो, तो 1 और 2 पे दोगे तो यहाँ और यहाँ। फिर नेक्स्ट टाइम इसको 1 और 4 पे दे दो, नेक्स्ट टाइम फिर 1 और 3 पे दे दो, और उसके बाद 1 और या 2 और 4 पे दे दो। तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी हुआ। तो इसके लिए ऐसा ही 6 स्ट्रक्चर बना दोगे। समझ गए क्या बोले सो, कि 4 ऑक्सीजन है और 2 माइनस है, तो यह 2 माइनस चारों में से किसी भी 2 पर हो सकता है एक समय में। और ऐसे करोगे तो टोटल 6 पॉसिबिलिटी दिखेंगे। यहाँ 3 4 पर है, यहाँ 2 3 पे है, यहाँ 1 2 पे आ गया, यहाँ 1 4 पे आ गया, यहाँ 1 3 पे आ गया, यहाँ 2 4 पे आ गया, ऐसे। तो ऐसे 6 स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसा ही। और सब में यही करना है, पाई को उठाते जाना है, डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ है उस हिसाब से करते जाओगे तो बन जाएगा। बाकी नोट्स में देखोगे है, उसको करोगे। ऑर्गेनिक में ये बताया गया है, केमिकल बॉन्डिंग में ना बतला करके, क्योंकि वहीं डिटेल में पढ़ना था, तो ध्यान रखोगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।